हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज का ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 9th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी का पार्ट 4 वीडियो है। और इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 के वीडियोज़ में हमने इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेक्शन सी है इसके 2 क्वेश्चंस को हमने कर लिया था। आज के इस वीडियो में हमें इस सैम्पल पेपर का ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसे और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इस सैम्पल पेपर का उसे मैंने करा दिया है, तो वो वीडियोज़ आपने ज़रूर देखा होगा। तो चलिए अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हमारे दिए गए हैं इस सैम्पल पेपर में वे सारे आपके बुक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हमसे इसमें बोला है कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें हमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चंस हमें दिए हैं, इनमें से हमें कोई 4 के आंसर करना है। ठीक है, तो जैसा ये पैटर्न आप देख रहे हैं ऐसा ही पैटर्न आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी होगा। तो उसमें भी आपको इस तरह से 5 दिए जाएंगे जिनमें से आपको कोई 4 के आंसर करने हैं। ठीक है, और इसमें हर एक क्वेश्चन आपका देखिए 3 मार्क्स का है, यानी कि 12 मार्क्स का ये आपका है पूरा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हमसे इसमें बोला है What were the skills developed by संतोष to become a good mountaineer। यानी कि जो संतोष है वो एक अच्छा माउंटेनियर यानी कि एक अच्छा पर्वतारोही बनने के लिए कौन से स्किल्स को डेवलप किया। ठीक है, तो चलिए इसका मैं आपको आंसर कराता हूँ। सबसे पहले ये जो हमें दिया गया क्वेश्चन ये आपका ये जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप इस वाले चैप्टर से दिया गया है। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर कराता हूं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर माउंटेनियरिंग। यानी कि जो संतोष है उसने यानी कि उन्होंने क्या किया कि कोल्ड और एल्टीट्यूड यानी कि ठंड और ऊंचाई के अनुरूप अपने शरीर को बनाया, यानी कि ठंड और ऊंचाई के अनुरूप अपने शरीर को ढाला, जो कि एक माउंटेनियरिंग यानी कि जो एक माउंटेनर होता है पर्वतारोही उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि उसे ऊंचाई पर चढ़ना होता है ठंड में। तो इसीलिए सबसे पहले संतोष ने ये स्किल डेवलप किया कि उन्होंने कोल्ड और एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई और ठंड के अनुरूप अपने शरीर को ढाला। She proved herself repeatedly because of her iron will, physical endurance and mental toughness। यानी कि संतोष ने अपने आप को बहुत ही जल्दी से बहुत तेजी से साबित किया, अपने आप को प्रूव किया बिकॉज ऑफ हर आयरन विल यानी कि अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, फिजिकल एंड्योरेंस यानी कि शारीरिक एंड्योरेंस यानी कि शारीरिक सहन शक्ति के द्वारा, एंड मेंटल टफनेस यानी कि मानसिक दृढ़ता के कारण उन्होंने अपने आप को बहुत ही तेजी से प्रूव किया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा पूरा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका। अब चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाव्ड। और आगे बोला गया है एक्सप्लेन व्हाई डज द पोएट कॉल हार्वेस्ट पीसफुल एंड वॉर एज विंटर। और ये जो है हमारा नो मैन आर फॉरेन इससे लिया गया है। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो नो मैन आर फॉरेन से लिया गया है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो पोएट है वो हार्वेस्ट को यानी कि फसल को पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण और वॉर यानी कि युद्ध को सर्दी क्यों बताया है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको कराता हूं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि हार्वेस्ट आर कॉल्ड पीसफुल बिकॉज दे ब्रिंग abundance and prosperity and they thrive in peaceful times only। यानी कि जो हार्वेस्ट होता है, जो फसल होता है वो
पीसफुल होते हैं क्योंकि दे ब्रिंग अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो फसल है वो समृद्धि लेकर आते हैं। एंड दे थ्रिव इन पीसफुल टाइम्स ओनली, और फसल जो है वो सिर्फ शांतिपूर्ण यानी कि शांति में ही उगते हैं। ठीक है। वॉर ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा दूसरी ओर जो वॉर होते हैं, इज लाइक द सीवियर एंड हार्श विंटर दैट ruins द क्रॉप्स एंड स्टार्व्स द पीपल। तो दूसरी ओर जो वॉर होता है, युद्ध होता है, वो हमारा कठोर होता है और वो क्या करता है कि फसलों को बर्बाद कर देता है, ruin कर देता है, और इस तरह से स्टार्व्स पीपल यानी कि लोगों को भूखा रखता है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए थर्ड में क्या बोला गया है, व्हाट मेड द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द पशुपतिनाथ टेम्पल फुल ऑफ फेब्रल कंफ्यूजन एक्सप्लेन। यानी कि जो पशुपतिनाथ टेम्पल है, तो पशुपतिनाथ टेम्पल में और उसके आसपास के वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर को फेब्रल कंफ्यूजन यानी कि फेब्रल उलझन कौन बनाता है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। और ये हमारा काठमांडू इस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि द ऑथर सेज दैट द एटमॉस्फेयर इन पशुपतिनाथ टेम्पल वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्रल कंफ्यूजन। यानी कि जो ऑथर है वो क्या कहते हैं कि पशुपतिनाथ टेम्पल में और उसके आसपास का वातावरण जो है एटमॉस्फेयर, वो फेब्रल कंफ्यूजन का है। एंड ही सेज दैट प्रीस्ट्स, हॉकर्स, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs can be seen roaming through the grounds। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं, priests, hawkers, devotees, tourists, cow, monkeys, pigeons and dogs, ये सभी जो हैं ये घूमते हुए देखे जा सकते हैं मैदान में। ठीक है, ग्राउंड्स। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ द पोएट एज मेंशन्ड इन द पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। यानी कि जो हमारा ये पोएम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसके जो पोएट हैं और पोएट जो है उनका एक्चुअल रियलाइजेशन क्या है जो पोएम में मेंशन किया गया है। तो चलिए इसका आंसर अब हम करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि द पोएट फाइनली एक्सेप्ट्स द ट्रूथ दैट लूसी इज डेड एंड शी विल नेवर कम बैक। यानी कि जो पोएट है वो फाइनली ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो लूसी है उनका डेथ हो चुका है और वह दोबारा वापस लौट कर नहीं आने वाली हैं। शी इज मोशनलेस एंड लाइफलेस, यानी कि वो गतिहीन है, मोशनलेस है और वो निर्जीव पड़ी है। शी कैन नॉट सी और हियर एनीथिंग एनी मोर एंड शी हैज़ बीन बरीड इन द अर्थ, शी इज रोटेटिंग अलोंग विद द अर्थ। यानी कि शी कैन नॉट सी और हियर एनीथिंग, जो लूसी है जिनका डेथ हो चुका है वो अब कुछ भी देख नहीं सकती है, कुछ भी सुन नहीं सकती है, एंड वो उनको मिट्टी में दबा दिया गया है। एंड शी इज रोटेटिंग अलोंग विद द अर्थ, यानी कि वो पृथ्वी के साथ घूम रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, वैसे इसमें हमें जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें कोई 4 के ही आंसर करने हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, लेकिन मैं आपको 5 करा दे रहा हूँ ताकि आपको 5 अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा ये इफ आई वर यू, इस वाले से ये क्वेश्चन हमारा लिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा है, How did Gerard convince the intruder that his plan would fail? Explain। यानी कि जेरार्ड किस तरह से इंट्रूडर को कन्विंस करते हैं कि उनका प्लान फेल हो जाएगा। इंट्रूडर का मतलब होता है वैसे घुसपैठिया, यानी कि जेरार्ड ने घुसपैठिए को कैसे कन्विंस किया कि उसका प्लान फेल हो जाएगा, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं अब हम। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि जेरार्ड कॉन्कॉक्टेड अ स्टोरी अबाउट हिज ऑन क्रिमिनल बैकग्राउंड। यानी कि जो जेरार्ड है
उसने अपनी खुद की एक मनगढ़ंत यानी कि खुद से एक जो क्रिमिनल स्टोरी है वो बनाया और फिर उसके बाद he gave the intruder the impression that the police were looking for him and he expected a telephone call from a friend। यानी कि जो जेरार्ड है उसने क्या किया कि जो इंट्रूडर है यानी घुसपैठिया है उसको ये इम्प्रेशन दिलाया, उसको ये आभास दिलाया कि जो पुलिस है वो उसको ढूंढ रही है। और फिर इसके बाद जो जेरार्ड है उसे एक्सपेक्ट था यानी कि उसे उम्मीद था कि उसका दोस्त जो है वो फ़ोन करेगा, जो कि पोस्टेड एज अ लुकआउट यानी कि लुकआउट के रूप में पोस्टेड है यानी कि तैनात है लुकआउट के रूप में, इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ द पुलिस अराइवल, जो कि पुलिस के आने की खबर देगा, पुलिस को आने की सूचना देगा। ठीक है, तो ये हमारा 5th का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस थे, सभी को हमने कर लिया। अब इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हमसे बोला है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच। तो इसमें देखिए हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से हमें कोई 2 के आंसर करने हैं। ठीक है, और इसमें भी हमारा हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है यानी कि टोटल ये हमारा 6 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, वाई डिड द राइटर फील ऑकवर्ड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, एक्सप्लेन। यानी कि देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये अ हाउस इज नॉट अ होम, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे करेंगे हम इसका आंसर, हमसे इसमें ये पूछा है कि वाई डिड द राइटर फील ऑकवर्ड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, यानी कि जो राइटर है वो ऑकवर्ड क्यों फील कर रहा था अपने फर्स्ट ईयर हाई स्कूल के दौरान, यानी कि अपने हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर के दौरान वो ऑकवर्ड क्यों फील कर रहा था, इसका आंसर हमें बताना है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि शी फेल्ट ऑकवर्ड बिकॉज इट वॉज ए न्यू स्कूल, यानी कि राइटर इसलिए ऑकवर्ड फील कर रही थी बिकॉज इट वॉज अ न्यू स्कूल, यह नया स्कूल था, मच बिगर देन हर प्रीवियस जूनियर हाई स्कूल, यानी कि जो राइटर का पिछला जूनियर हाई स्कूल था उससे ये वाला स्कूल काफ़ी बड़ा था। It was strange starting as a freshman after enjoying the benefits of being the senior most class in junior high। यानी कि यहाँ पर नए रूप से नए सिरे से स्टार्ट करना अजीब था, क्योंकि पिछला जो जूनियर हाई स्कूल था उसमें राइटर जो है वो सबसे अपर क्लास का आनंद ले चुकी थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, डिड लक्ष्यॉफ बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टेंसेस और बाय चॉइस, यानी कि जो लक्ष्यॉफ है वो अपनी मर्जी से बेगर यानी कि भिखारी बना था या अपनी परिस्थिति के कारण भिखारी बना था। व्हाट रीजंस डज ही गिव सर्जेई फॉर लाइंग, यानी कि झूठ बोलने के लिए सर्जेई को वो क्या कारण देता है। तो चलिए इसका आंसर हम करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि लक्ष्यॉफ बिकेम अ बेगर बाय सर्कमस्टेंस, यानी कि वो अपनी परिस्थिति के कारण भिखारी बना था। लक्ष्यॉफ गेव द रीजन फॉर हिज टेलिंग लाइज, ही फॉर्मली सैंग इन अ रशियन चॉइर, यानी कि रशियन कॉइर, बट वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब फॉर बीइंग एन एल्कोहलिक, यानी कि जो लक्ष्यॉफ है उसने अपने झूठ बोलने का कारण बताया कि वो पहले एक रूसी यानी कि रशियन कॉइर जो होता है, यानी कि रशियन जो गाना बजाने वालों में वो गाना गाया करता था, लेकिन वो अल्कोहलिक था, इसीलिए उसे जॉब से फायर कर दिया गया, यानी कि जॉब से उसे निकाल दिया गया। इसलिए यानी कि सो ही हैड टू टेल लाइज, यानी कि उसे झूठ बोलना पड़ा। ही कुड नॉट गेट अलोंग विदाउट लाइंग एज नो वन वुड गिव हिम एनीथिंग इफ ही टोल्ड द ट्रूथ, यानी कि वो झूठ बोले बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि अगर वो सच बोलेगा तो कोई उसे कुछ भी नहीं देगा।
तो इसीलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। वैसे इसमें भी हमें कोई 2 के आंसर करने थे, लेकिन मैं आपको तीनों करा रहा हूँ ताकि आपको तीनों अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए थर्ड में हमसे क्या पूछा है, वाई डिड द courtiers call the prince the happy prince? Was he really happy? What does he see all around him? यानी कि जो courtiers थे, यानी कि जो दरबारी थे, वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? वॉज ही रियली हैप्पी? और क्या जो प्रिंस था वो सच में हैप्पी था? वॉट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? यानी कि वो अपने चारों ओर क्या देखता है? तो चलिए इसका आंसर अब हम कर लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, द courtiers used to call the prince the happy prince because when he was alive he did not know tears were, for he lived in the palace where sorrow was not allowed to enter। यानी कि जो courtiers थे वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस इसलिए कहते थे क्योंकि जब वो जिंदा था, यानी कि जो प्रिंस है वो जिंदा था, तो उसे यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। For he lived in the palace, यानी कि वो महल में भी रहता था, where sorrow was not allowed to enter, जहाँ पर सोरो यानी कि दुख को भी एंट्री करने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे नो, यानी कि नहीं, he was not happy anymore, वो थोड़ा सा भी खुश नहीं था। when he died, जब वो मरा, he was made into a statue and placed at a height from where he could see the ugliness and poverty in the city। यानी कि जब जो प्रिंस है उसकी मृत्यु हुई, जब उसकी डेथ हुई, तो उसे एक मूर्ति के रूप में बनाया गया और इतनी ऊंचाई पर रख दिया गया जहां से वो शहर की जो अगलीनेस है, यानी कि बदसूरता, यानी कि जिसे हम कुरूपता कहते हैं, यानी कि अगली को हम कहते हैं ना हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कुरूपता, यानी कि खराब। तो जहां से वो अगलीनेस और पॉवर्टी यानी कि गरीबी को देख सके। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 1 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से हमें कोई एक करना है। ठीक है, और इसका आंसर हमें 100 to 120 वर्ड्स यानी कि 100 से 120 शब्दों में इसका आंसर करना है। और फिर इसके बाद लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें देखिए 2 यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से हमें कोई एक करना है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे या फिर आप इसे खुद से कर लेना। ठीक है, तो हो सके तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको इनके आंसर भी करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया है। और ये जो आंसर शीट है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।